जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और मेनली हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एनी इंस्ट्रूमेंट, सिंपली any instrument working on the principle of refraction or reflection of light are called optical instruments. Optical instruments, क्लियर। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मेनली जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हमने बात की है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लेंस और मिरर को हम यूज कर रहे हैं उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग एंगुलर मैग्निफिकेशन। यानी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी वर्किंग एंगुलर मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने पे डिपेंड करती है। यानी कि हम इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और सिंपली अगर बात की जाए तो जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दो कैटेगरीज हैं। एक होता है आपका माइक्रोस्कोप और दूसरी कैटेगरी है आपकी टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड कैटेगरी है आपकी टेलीस्कोप। अब यहां पे देखो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, अगर आप इन दोनों में बात करते हो तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। दूसरा है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा दूर हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, स्टार्स की। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इनको देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। रीजन क्या है कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो या बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही क्या होते हैं, ह्यूमन आई पे जो एंगल ऑफ विजन होता है उनका बहुत कम होता है। एंगल ऑफ विजन बहुत कम होता है तो एंगल ऑफ विजन कम होने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखते नहीं है या दिखते नहीं, हम यूं कह लें। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को यूज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसकी इमेज को बड़ा करके बना लेता है। तो जब इमेज बड़ी बनती है तो वो एंगल भी बढ़ जाता है, जो आई पे बन रहा था एंगल बढ़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगता है। यानी कि ये भी इंक्रीजिंग एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन के प्रोसेस पे वर्क करता है। इसमें भी सेम वही है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, एंगल ऑफ विजन बहुत कम है, ये क्या करता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को पास बना लेता है। इमेज पास बनती है यानी कि एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है और हमको एंगल ऑफ विजन बढ़ जाता है और ये ऑब्जेक्ट भी हमको क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। तो सिंपली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। छोटे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए टेलीस्कोप। ये क्या करता है, ये जो इमेज बनाता है, इमेज को बड़ा करके बना देता है जिससे एंगल ऑफ विजन बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट हमको दिखते हैं। और टेलीस्कोप क्या करता है, इमेज को पास बना लेता है जिससे एंगल ऑफ विजन बढ़ जाता है और ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। तो अगर हम बात करें आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हमने बात की माइक्रोस्कोप की, तो अब देखिए माइक्रोस्कोप में सिंपली अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप तो वैसे कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं दो टाइप के माइक्रोस्कोप।
एक माइक्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहां पे देखो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बीम है उसकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से डिफरेंट होती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। नॉर्मली मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज करते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो अभी हम सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। ऐसे ही टेलीस्कोप की जब हम बात करेंगे तो टेलीस्कोप भी हमारे सिलेबस में दो टाइप के हैं। एक टेलीस्कोप है आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि जो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पे वर्क करेगा, और एक होगा आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि जो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस पे वर्क करेगा। तो दो टाइप के टेलीस्कोप हमारे पास रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप से। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज फोकल लेंथ दैट इज होल्डेड इन ए होल्डर। अंडरस्टैंड? लार्ज फोकल लेंथ का एक लेंस होता है और इसको क्या किया जाता है? एक होल्डर में, इस टाइप से एक लेंस होगा, और क्या होगा? ये लेंस एक होल्डर में, ये लेंस एक होल्डर में कनेक्ट होगा, और इस होल्डर को होल्ड करने के लिए क्या लगा होगा? एक हैंडल लगा होगा। आपने नॉर्मली देखा होगा जो डिटेक्टिव्स होते हैं सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, या लोग जो हाथ देखते हैं, वो जो लेंस होता है, पहले क्या था? एक पेन के कैप के ऊपर भी लगा हुआ आता था। वो जो शेप होता है वो नॉर्मल क्या होता है? वो होती है आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो लार्ज फोकल लेंथ का होता है, जिसको हम एक होल्डर में एक हैंडल के थ्रू होल्ड कर लेते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इससे हम एक फाइनाइट साइज तक के ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता। नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट जिन जो फाइनाइट साइज के होते हैं, जो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देते बट दिखाई देते हैं, हम उनको देखने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो बहुत छोटे हों, जो हमको दिखाई नहीं देते बिल्कुल नेकेड आई से, तो उनको देखने के लिए फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो नॉर्मली सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो एक होल्डर और एक हैंडल के थ्रू हम एक होल्ड करके रखते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी जो वर्किंग होगी वो सिंपली लेंस की इमेज फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, लेंस के इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। हम देखते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं इस सिंपल माइक्रोस्कोप को, तो उसके लिए एक समझ लीजिए, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करके, इस टाइप से, मान लो हमें अब हाथ में कुछ देखना है, हम ऐसे करके एडजस्ट करके इसको इस टाइप से अरेंज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो उस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जो फाइनली हमको दिखाई देगी, फाइनली हमको दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे बात करेंगे? इमेज फॉर्मेशन। और जब आप इमेज फॉर्मेशन की बात करोगे तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज लेंस है और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जब आप बात करते हो, एक लेंस, आपने ये मान लिया कि एक लेंस है यहाँ पे इस टाइप से रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, जिस लेंस को आप एज ए माइक्रोस्कोप यूज करने वाले हो। हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है हम उस ऑब्जेक्ट का एडजस्टमेंट कुछ ऐसे करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। जब वो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है तो सिंपली लेंस के जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन को, हम उनको यूज करते हैं।
कि लाइट रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके जाएगी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके जाएगी, मान लीजिए इधर फोकस है, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगी, और जब ये फोकस से होके जाएगी मान लीजिए ये इधर से चली गई, दूसरा जो लाइट रे होगा, दूसरा लाइट रे क्या करेगा, दूसरा लाइट रे तो डायरेक्टली मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, क्लियर। और जब ये दूसरा वाला लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए फोकस आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये एफ। तो लाइट रे क्या होगा, लाइट रे की अगर आप बात कर रहे हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड लाइट रे आपकी कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। इन दोनों लाइट रेज की जब आप बात करते हो फॉरवर्ड आप इनको ड्रॉ करोगे तो ये इनके बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अगर आप इन दोनों लाइट रेज को ट्रेस करो बैकवर्ड, हम इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, तो जब इनको बैकवर्ड ट्रेस किया जाएगा तो बैकवर्ड ट्रेस करने पे क्या होगा, ये लाइट रेज कुछ ऐसी जाएगी, ये वाली जो लाइट रे होगी इसको भी हम बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, इसको हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसी जाएगी। और अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों लाइट रेज की, तो देखिए ये दोनों लाइट रेज क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ इंटरसेक्ट करती हुई हमको दिख रही हैं, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट के पीछे हम बात कर लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं ये लाइट रेज हमको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी मान लीजिए वहीं पे क्या हो रहा है, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे। अब देखिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या किया, हमने कुछ इस टाइप से एडजस्ट किया कि जो ऑब्जेक्ट था वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, तो उस लेंस ने उसी ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज उसी लेंस ऑब्जेक्ट के पीछे बनाई। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, यही ऑब्जेक्ट हमको कैसा अब बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखेगा मतलब अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी इंसान यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, यहां से इस टाइप से मान लीजिए यहां से देख रहा है, और हम ये बात करते हैं कि ये इस टाइप से हम यहां से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यहां से ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे, यहां से देखने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से इसको देखा जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे तो देखो ये इमेज है, ये इमेज क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक एंगल क्रिएट कर रही है। ये इमेज के एंगल को हम क्या बोलते हैं, बीटा। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अगर हम एंगल की बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट अनएडेड आई की बात की गई है कि यानी कि अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं रखा होता, यही ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं रखा होता तो ये कितना एंगल क्रिएट करता, उसकी जरा बात करते हैं। तो अब देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम इमेज के प्लेस पे रखें तो ये भी क्या करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अगर होता तो ये कितना एंगल क्रिएट करता। अब इसका एंगल जब हम देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा आपका यहां से ये एंगल बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट का, इस एंगल को हम बोलेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। अब यहां पे देखो जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने नाम दिया है ए बी, इमेज जो आपकी बन रही है वो होगी आपकी ए डैश बी डैश, क्लियर। तो ये जब आपने बात की सिंपल माइक्रोस्कोप की, यानी कि एक लेंस की, जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है ये एक सिंपल लेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए देखो इसमें इमेज फॉर्मेशन की दो सिचुएशन है, हम दोनों सिचुएशंस के लिए बात करेंगे। नंबर वन, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अगर इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। नियर पॉइंट के केस में देखिए अगर हम बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की जब आप बात करोगे
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा को अगर आप बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे साइड से नोट कर लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के केस में जो आपका tan थीटा होता है दैट इज अबाउट थीटा, यानी कि बीटा अपॉन अल्फा है, बीटा अपॉन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखो tan बीटा अपॉन tan अल्फा हम इसको लिख तो सकते हैं, कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए देखो इस डायग्राम में अगर हम बात करें, इन डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, ये रखा हुआ है, ये हो गया आपका u, इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है। इमेज आपने कहाँ बोली है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब होता है d, ये डिस्टेंस कितनी d, क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका AB है, इमेज का साइज a डैश b डैश है। तो अगर आप यहां से बात करते हो, इसी में आप डायग्राम में बात करो, इन डायग्राम, तो अगर आप डायग्राम की बात कर रहे हो तो डायग्राम से हमको क्या क्या मिल रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब जरा देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम की आप बात कर रहे हो, इस डायग्राम में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं बीटा की, तो बीटा इज इक्वल क्या है, tan बीटा, यानी कि tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीटा ये रहा, परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन बेस क्या है AB, बेस क्या है आपका OA डैश, OA डैश। और अगर आप बात करते हो अल्फा की, तो अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा ये रहा आपका, क्या हो जाएगा, ये हाइट कितनी है AB tan अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा आपका AB अपॉन A डैश OA डैश, AB अपॉन क्या हो जाएगा OA डैश। हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, OA डैश से OA डैश कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल क्या आएगा, और इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। बट हम यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के केस में देखिए, अगर हम यहाँ पे यूज कर लें लेंस फॉर्मूला, तो देखो लेंस फॉर्मूले के लिए आपने एक बहुत क्लियर पढ़ा हुआ है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल क्या होता है 1/f, क्लियर। हम क्या करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f है, हम इसमें v से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, v से। हम v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आप v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v/v माइनस v/u इज इक्वल क्या होगा, आप यहां से बात करते हो v/f। आप v/u को उधर ले जाओगे और v/f को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये आपका 1 हो गया, माइनस ये इधर आएगा v/f इज इक्वल v/u। अब यहां से देखो ये जो आपका tan बीटा अपॉन tan अल्फा है, अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करते हैं तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज को यूज करके m इज इक्वल आपका आएगा a डैश b डैश अपॉन AB, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम चाहें तो इसको हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या इसी को हम ये लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि जो m होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, v/u के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा v/u के। अब देखो यहाँ पे v/u की आपने बात करी, तो v/u को आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, v/u को आप मैग्निफिकेशन अगर लिख सकते हो तो मैग्निफिकेशन लिखने पे क्या होगा, यह हो जाएगा आपका 1 माइनस, या सिंपली हम बात कर लेते हैं, यहां से अगर हम बात करें तो v/u को हम m लिख सकते हैं, m इज इक्वल क्या होगा, ये आपका 1 माइनस इमेज कहां बन रही है इस पे, तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी -d अपॉन फोकल लेंथ f,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या आया, m इज इक्वल आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। यानी कि कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप जब नियर पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा, तो नियर पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन में जो उसका मैग्निफिकेशन रहेगा वो रहेगा आपका 1 प्लस डी अपॉन एफ, वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि नियर पॉइंट की डिस्टेंस है, और एफ क्या है, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये तो था कि जब इमेज कहां बने, नियर पॉइंट पे। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फाइनली कहां बने, इन्फिनिटी पे। तो हम सेकंड केस भी यूज कर लेते हैं इसमें, कि अगर इमेज हमारी कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो सेकंड सिचुएशन क्या है कि व्हेन इमेज formed at infinity। अब देखिए इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगी तो डायग्राम कैसा बनेगा, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम मान लीजिए ये आपका, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस मान लीजिए आपका ये रखा हुआ है, ये पॉइंट आपका फोकस होगा, इधर भी ये पॉइंट फोकस। क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा आपको फोकस पे। ऑब्जेक्ट आपने रखा फोकस पे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए वही कि लाइट रे पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल जाएगी, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगी। सेकंड लाइट रे की अगर आप बात करते हो, फोकस से होके जाएगी। सेकंड लाइट रे जो होगी आपकी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और सेकंड लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये कैसी हो जाएगी, ये स्ट्रेट। अभी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, देखिए फोकस, लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये दूसरी वाली जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और दोनों लाइट रेज कैसी हो जाएंगी, म्यूचुअली पैरेलल। दोनों लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल हो जाएंगी फोकस पे जब रखा होता। तो इस कंडीशन में अगर आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो, तो इस कंडीशन में दोनों लाइट रेज कैसी हो गई, म्यूचुअली पैरेलल हो रही हैं। म्यूचुअली पैरेलल होने का मतलब है कि इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, देन द इमेज मेड फॉर्म एट इन्फिनिटी। यानी कि पैरेलल है तो यहां तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, ये कहां कर सकती हैं, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और जब ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी फिर एंगल ऑफ विजन को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंगल ऑफ विजन को ट्रेस करना जब मुश्किल हो जाएगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर हम बात करें फॉर एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली विजिबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल when it is at near point। तो ऑब्जेक्ट कब क्लियरली विजिबल होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, नियर पॉइंट पे। और जब ऑब्जेक्ट आपका नियर पॉइंट पे होगा तो नियर पॉइंट के केस में अगर हम बात करते हैं tan अल्फा की, तो इस केस में अगर आप tan अल्फा निकालते हो यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, हाइट h है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया अपॉन नियर पॉइंट पे रखने का मतलब क्या है, -d। क्लियर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप बात करते हो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए भी देख लीजिए, आपको ये मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन होता है
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में आपको क्या मालूम है कि जो m होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल क्या होता है, v अपॉन u। अगर हम यहां से हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v अपॉन u। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां, ठीक है। अगर यहां से हमको मिल गया तो अब यहां पे देखो, नाउ फॉर इमेज, अगर हम इमेज के लिए बात करें तो इमेज के लिए आपको क्या मालूम है कि जो tan बीटा होता है, tan बीटा इज इक्वल क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन v, हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। हम हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू रखते हैं यहां से उठा के, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू अगर हम यहां से उठा के रखेंगे तो ये tan बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन v, और ये ब्रैकेट में आपका आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v की हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v अपॉन u। क्लियर, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ रहा है, tan बीटा इज इक्वल, tan बीटा इज इक्वल क्या आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। क्लियर। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो यहां से अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, हम यहां ले लेते हैं नाउ m, m इज इक्वल क्या होगा, m इज इक्वल आपने पढ़ा है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अच्छा, tan बीटा की वैल्यू कितनी आई है, h नॉट अपॉन यू, h नॉट अपॉन यू। और जब आप बात कर रहे हो ना h नॉट अपॉन यू की, तो h नॉट अपॉन यू में क्या होगा, h नॉट अपॉन यू इंटू 1 अपॉन वी। ओके 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 ओके, h नॉट अपॉन, अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज के लिए भी जो हमको डिस्टेंस लेनी है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरफ है। ऑब्जेक्ट जब इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट की जो आपकी होगी ये भी आपको कैसा रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, h नॉट अपॉन माइनस यू। इसकी आप वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू रखने पे क्या होगा, ये आएगा आपका h नॉट अपॉन माइनस यू। क्लियर, h नॉट अपॉन माइनस यू अपॉन h नॉट अपॉन अल्फा कितना आया था, माइनस डी। h नॉट से h नॉट कैंसिल, d ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा d अपॉन यू। अब d अपॉन यू की बात कर रहे हो तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इस केस में आपका m क्या आएगा, d अपॉन ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल डी अपॉन एफ। क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज बनने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है। तो फोकस पे रखे होने के केस में हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, डी अपॉन यू की जगह डी अपॉन एफ। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में दोनों आ गए कि अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, और अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल डी अपॉन एफ। अब देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में। बड़ा यूज है सिंपल माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। मूव करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपली कंपाउंड मतलब जिसमें मोर देन वन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू सी द माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम एक फाइनाइट साइज तक के ही देख सकते थे, एक रेंज होती थी जिससे ज्यादा छोटे हम नहीं देख सकते, बट हम इससे क्या करते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं।
अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल वही है, इट विल इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, सिंपली एंगल ऑफ विजन को ये इंक्रीज करता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली आपके दो लेंस होते हैं और दोनों लेंस क्या होगा, दोनों ही लेंस आपका एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये मान लीजिए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है और इस कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे दो लेंस होंगे, जो दो लेंस अलाइन किए जाएंगे। इसमें एक लेंस होता है जो छोटा होता है और इस लेंस को बोला जाता है, एक लेंस होगा वो छोटा होगा, कम फोकल लेंथ और कम अपर्चर का लेंस होगा, इस लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा जो लेंस होता है वो ज्यादा फोकल लेंथ का और लॉन्ग अपर्चर का होता है, बड़ी फोकल लेंथ, ज्यादा फोकल लेंथ और ज्यादा अपर्चर का होगा, इसको हम बोलते हैं आई पीस। अब इन दोनों लेंसेज के बारे में एक बात समझ लीजिए कॉमन, ये जो छोटा वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ होती है एफ ओ और इसकी फोकल लेंथ होती है एफ ई, और एक लॉजिक समझ लीजिए कि जो आपका एफ ई होता है दैट इज ग्रेटर देन एफ ओ। आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा होता है, दोनों ही एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे अलाइन होते हैं। इनको दो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स में अरेंज किया जाता है। इनमें जो क्या होता है कि इस टाइप से ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में अरेंज होगा, ये भी एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में अरेंज होगा और दोनों ट्यूब्स को एक अरेंजमेंट होता है जिसको बोला जाता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या होता है कि ये अरेंजमेंट आपका, आप स्लाइड जैसे आपका होता है, क्रॉस होता है घुमाने के लिए, आप इसको घुमाते हो तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो सकती है। तो दो लेंस होते हैं कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे, दो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स में कनेक्ट होती हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, और दोनों ट्यूब्स को हम एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू कनेक्ट रखते हैं जिसके थ्रू हम इनकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, पास या दूर ले जा सकते हैं। क्लियर? इस अरेंजमेंट में ये जो फर्स्ट लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका एक सिंपल लेंस की तरह बिहेव करता है, एक सिंपल लेंस का वर्क करता है। और ये जो सेकंड वाला होता है जिसको आप आई पीस बोल रहे हो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का। अब इसमें देखिए ये वर्क कैसे करता है, हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके कैसे बनाता है हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? फोकल लेंथ की हमने बात की, फोकल लेंथ को हम नोट कर लेंगे। इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ। सपोज ये एक लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस इधर है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा, ठीक है। एफ ओ हम इसको बोल रहे हैं, उसका एफ ई होगा। अब यहां पे समझिए, मान लीजिए ये आपका एफ ई, इधर एफ ई है तो इधर भी एफ ई होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा है, जिसको हमें देखना है, हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम इसको रखेंगे और मान लीजिए ये इसके फोकस के पीछे, हम इसको अरेंज करते हैं, हम कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं कि इसके फोकस के पीछे हमने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए मान लीजिए एक लाइट रे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लाइट रे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहां से एक लाइट रे चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। दूसरी लाइट रे क्या होगी, दूसरी वाली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, हम ये मानते हैं कि दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास होगी तो अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रही है। पहली वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे फोकस से होके जाएगी और ये दोनों लाइट रेज आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर? ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी। अब इनके इंटरसेक्ट करने के लिए देखिए, इनके इंटरसेक्ट करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये लाइट रे ऐसी जा रही है,
ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम इसको थोड़ा बैक में लेते हैं। चलो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज जाएंगी, एक लाइट रे हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है। मान लीजिए इसकी एक लाइट रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये कहीं ना कहीं लेंस की तरफ जाएगी। ठीक, दूसरी लाइट रे इससे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होके पास होगी। ये फोकस से होके पास होगी तो क्या होगा, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और ये दोनों इंटरसेक्ट जब करेंगी तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये फोकस से होके पास होती है और ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं। जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या होगा, वहां पे इमेज बनेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। और ये इमेज कैसी बन रही होगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी इस टाइप से, मान लेते हैं यहाँ पे एक इमेज बनेगी। ये जो इमेज होगी, ये इमेज आपका ये ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, ये इमेज आपकी बनी A1 B1, इमेज बन रही है आपकी A1 B1। अब देखो इमेज फॉर्मेशन में क्या हुआ, इमेज यहां पे बनी, रियलिटी में ये जो इमेज है, दिस इमेज विल लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। ये इसके फोकस और इसके बीच में लाई करेगी। जब फोकस और इसके बीच में लाई करेगी मतलब ये वाली इमेज आईपीस के लिए, ये वाली जो इमेज है आईपीस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और आईपीस इसकी इमेज फॉर्मेशन करेगा दोबारा से। तो जब भी जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है, वी विल एडजस्ट द माइक्रोस्कोप, द लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, और एडजस्ट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट सो दैट द ऑब्जेक्ट विल लाई बिहाइंड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकस के पीछे आ जाता है। तो इसकी जो इमेज होती है, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई पीस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव इसकी इमेज बनाता है जो आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। जब इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका आई पीस है, आई पीस इसका इमेज फॉर्मेशन करेगा। आईपीस इमेज फॉर्मेशन कैसे करेगा वो भी देख लीजिए। आईपीस से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट आपके आईपीस के लिए, ये ऑब्जेक्ट आपके आईपीस के लिए क्या कर रहा था, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा था। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो क्या होगा, यहां से मान लीजिए लाइट रेज, एक लाइट रे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, यहां से मान लो ये लाइट रे है, और ये लाइट रे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्लियर? इसको जब हम दूसरी लाइट रे होगी, दूसरी लाइट रे क्या होगी, दूसरी लाइट रे की अगर बात करते हैं तो दूसरी लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे फोकस से पास होगी। अगर इन दोनों लाइट रेज को आप बैकवर्ड ड्रॉ करते हो तो दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड ड्रॉ करने पे क्या होगा, जब आप बात कर रहे हो इसकी, तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लो ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो इसका फोकस है, ये इसका एफ ई। सेकेंड लाइट रे जो होगी, सेकेंड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहाँ से पास होती है, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से पास होती है। ये सेकंड लाइट रे इधर से जाएगी, पास होगी। अब यहाँ पे देखो, हम लाइट रेज को ट्रेस कर लेते हैं, ये इससे यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं, ये लाइट रे ऐसी की। इन दोनों लाइट रेज के बीच में देखिए, आई पीस से जब ये दोनों लाइट रेज पास होंगी तो इनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता जाएगा, और सेपरेशन के लगातार बढ़ने का मतलब है कि आगे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, और जब हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे
तो बैकवर्ड ड्रॉ करने की सिचुएशन में देखो, मान लीजिए ये एक लाइट रे ऐसी आ रही है, ये लाइट रे बैकवर्ड आ रही है। अब इस लाइट रे को हम दूसरी वाली लाइट रे को भी बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, दूसरी वाली लाइट रे को भी आप बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो क्या होगा, ये दोनों लाइट रेज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अब ये यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, ये इमेज बनाई है किसने, आई पीस ने, और ये जो आपकी इमेज बनेगी ये इमेज आपकी फाइनल इमेज होगी। तो अब यहाँ पे देखो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो इमेज हमको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो इमेज आपकी बनी है, इस इमेज को हम कोड कर लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया, इस इमेज को हम नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B2। तो पूरा वर्किंग क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, उसने एक इमेज बनाई, वो इमेज इसके आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ये इमेज आईपीस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये इससे दोबारा से रिफ्रैक्शन के थ्रू एक इमेज बनाएगा A2 B2। ये जो इमेज होगी ये फाइनल इमेज होगी। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट छोटा था, इसके कंपैरिजन में ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये बहुत बड़ी बन रही है और यही इमेज हमको दिखाई देती है, इसीलिए माइक्रो पार्टिकल्स हमको दिखाई देने लगते हैं बाई सीइंग थ्रू माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी, तो इसमें जब बात करेंगे तो मेनली है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आपकी इमेज को दो सिचुएशन में बना सकती है। पहली सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज फाइनल इमेज है वो आपकी नियर पॉइंट पे बने। दूसरी सिचुएशन क्या है, जो आपके फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। तो पहली सिचुएशन में तो हम ये मान सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में इमेज इन्फिनिटी पे कब बन सकती थी कि जब ये जो इमेज बन रही थी ये पहली वाली इमेज कहाँ होती, फोकस पे आ जाती, तो आईपीस इसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना देता, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना देता। हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो हम इसके मैग्निफिकेशन की जब बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन में हमको दो एंगल चाहिए, एक चाहिए एंगल ऑफ इमेज और एक चाहिए एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो एंगल ऑफ इमेज और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट की जब आप बात करोगे तो फाइनल इमेज तो आपकी ये बन रही है, ठीक, ये हो गया आपका फाइनल इमेज जो बन रही है, ये है आपकी A2 B2। हम इमेज का एंगल देखते हैं, इमेज का एंगल आपका कहाँ पे बना है, जो इमेज का एंगल है वो होगा आपका बीटा, इमेज का एंगल ये बन रहा है, ये हो गया आपका बीटा। हमको ऑब्जेक्ट का एंगल चाहिए विद अनएडेड आई, तो अनएडेड आई के लिए हम बात ये कर सकते हैं कि हम ये मान लें कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होता है, इमेज वाली ही पोजीशन में रखा होता, ऑब्जेक्ट भी इमेज वाली ही पोजीशन में रखा होता। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो क्या हो सकता था, हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा था, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो ये जो इमेज एंगल बनाएगा इस सिचुएशन में, जो एंगल बनेगा आपका इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को आप बोलेंगे अल्फा, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना, अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन के लिए देखिए, फॉर मैग्निफिकेशन, अगर आप मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो तो देखो बेटा मैग्निफिकेशन के केस में एक चीज तो बहुत कॉमन है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल क्या होता है, tan बीटा, m की अगर आप बात करते हो तो m इज इक्वल tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ से tan बीटा और tan अल्फा की बात करते हैं, तो इस डायग्राम में आप tan बीटा देखिए, tan बीटा को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बीटा tan बीटा मतलब A2 B2, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे आप मान लो इसको OA2, तो आप tan बीटा को क्या लिख सकते हो, A2 B2 अपॉन OA2। और अगर आप यहीं से tan अल्फा की बात करते हो तो tan अल्फा क्या होगा,
ये हो जाएगा आपका हाइट कितनी है ए बी अपॉन इसका डिस्टेंस भी वही होगा O A2 अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ इस टाइप से ह्यूमन आई रहेगी, तभी हम एंगल्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यूज हम इसमें प्लेस करते हैं तो इन वैल्यूज को इसमें प्लेस करने का मतलब है कि आपका जो A2V2 है, A2V2 अपॉन A2V2 अपॉन OA2 और AB अपॉन OA2, ये OA2 से OA2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A2V2 अपॉन AB। अब अगर हम इस A2V2 अपॉन AB को कंटिन्यू करते हैं तो यहां पे देखो M इज इक्वल क्या होगा A2B2 अपॉन AB। हम क्या करते हैं A1 B1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और A1 B1 से डिवाइड कर लेते हैं। एक सिंपल सी बात समझो कि इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसने इमेज बनाई है A1 B1 और A1 B1 से बना है A2 B2, तो दोनों को रिलेट करने के लिए हम A1 B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, A1 B1 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली ये अगर आप बात करते हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं A2 B2, इसको एक्सचेंज कर लेंगे अपॉन A1 B1 इंटू A1 B1 अपॉन AB। अब इस फॉर्मूले में देखो A2B2 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस। A1 B1 क्या है, A1 B1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। यानी कि ये जो पहला वाला टर्म था हमारा, पहला वाला टर्म हमारा हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू A1 B1 क्या है, A1 B1 ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव लेंस के रेस्पेक्ट में इमेज है, और AB क्या है, ये उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। अब यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किसकी तरह बिहेव करता है, एक सिंपल लेंस की तरह बिहेव करता है, और ये आपका बिहेव करता है किसकी तरह, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। M इज इक्वल आया ME इंटू MO। अब यहां पे देखो मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब यहां पे देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की जब आपने बात करी, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। अब देखो फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट के केस में देखो, आपको मालूम है कि जो आपका M है वो किसके इक्वल होता है, ME इंटू MO, और आपका ME यानी कि आईपीस एक सिंपल लेंस है, MO मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे हम इसको ये नोट कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो सकता है M में बी इक्वल, इसका हो जाएगा माइनस V अपॉन U, यानी कि आईपीस के लिए है तो VE अपॉन UE, और ऑब्जेक्टिव के लिए नियर पॉइंट पे आपने क्या पढ़ी थी, 1 प्लस D अपॉन F, और ये आई पीस है तो इसका मैग्नीफाइंग क्या पावर क्या हो गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, अब आप कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो बेटा देखो डायरेक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। चाहे तो हम इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल में सॉल्व करने के लिए देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस,
अब बेटा देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपने क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल क्या होता है 1/v माइनस 1/u, यानी कि FE VE और UE, सॉरी ऑब्जेक्टिव है FO VO और UO, नहीं ऑब्जेक्टिव तो सिंपल लेंस था, आई पीस के लिए बात करनी है, फॉर आई पीस। अब देखिए आई पीस के लिए आप बात करते हो तो क्या होगा 1/FE इज इक्वल 1/VE माइनस 1/UE। आप क्या करिए दोनों में V का मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा V/FE इज इक्वल VE/VE माइनस VE/UE। क्लियर। अगर हम VE/FE की बात करते हैं, इमेज कहां बन रही है आपकी, नियर पॉइंट पे बन रही है। क्लियर। VE/VE की अगर आप बात करते हो तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस, अगर आप इमेज की बात कर रहे हो तो इमेज कहां बन रही है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -D/FE इज इक्वल VE/VE का मतलब 1 माइनस VE/UE होता है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस को आप इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव हुआ 1 और ये D/FE नेगेटिव था, इधर गया पॉजिटिव हो गया, D/FE इधर आया पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम यहां से बात करें तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, नाउ जो आपका मैग्निफिकेशन होगा M इज इक्वल ME इंटू MO, तो हम पहले MO लिख लेते हैं, MO इंटू ME। तो MO सिंपल लेंस है, कैसा है, सिंपल लेंस है। तो सिंपल लेंस के लिए जब आप बात करते हो तो सिंपल लेंस के लिए क्या होता है माइनस VO/UO, और ये निकल के आया है आपका 1 + D/FE। क्लियर। तो ये मैग्निफिकेशन आया आपका किसके लिए, यहां पे हम नोट कर लेंगे M इज इक्वल क्या है आपका MO का मतलब माइनस VO/UO, और ये आया 1 + D/FE। दूसरा सिचुएशन जब हम बात करते हैं तो सेकंड सिचुएशन जो हमारी हो सकती है वो हो सकती है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इमेज कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पे। दूसरी सिचुएशन हो सकती है इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अब देखो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी की केस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, M इज इक्वल वही MO इंटू ME। सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू ये सिंपल लेंस है तो VO/UO हो गया, और ये आपका ME सिंपल माइक्रोस्कोप में हम इसको पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी D/FE होगी, यानी कि फाइनल इमेज अगर आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी तो आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस VO/UO इंटू D/FE। क्लियर। और अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्टिंग फॉर्मूला है वो ये है, द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। क्लियर। तो यहां पे हमने बात की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये जो इमेज फॉर्मेशन है, डायग्राम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन करेंगे इस लेंस से, और ये जो इमेज बनेगी यही इमेज हमारी दूसरे ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, फिर हम उससे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फाइनली जो इमेज बनेगी वही हमको दिखाई देगी। ये इमेज बहुत बड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए माइक्रोस्कोप से जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमको बहुत बड़े दिखते हैं। अगर ये इमेज, ये वाली जो इमेज है आपकी बीच वाली, ये आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है तो फाइनल इमेज आपकी नियर पॉइंट पे बनेगी। और अगर ये आपकी कहां बनती है, फोकस पे ही बन जाती है, यानी कि ये फोकस इससे कोइंसाइड कर जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो फाइनल इमेज होगी वो आपको इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी।
क्लियर? तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम बात करें तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड